नमस्कार, इन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकारों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना की तैयारियों के बारे में लोगों को अवगत कराया। केजरीवाल ने बैठक के बाद अपनी सरकार की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में इस वक्त संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है और 90 एक्टिव केस हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अब हम मास्क के लिए सलाह दे रहे हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है और न ही केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना से निपटने के लिए हम 26 मार्च को मॉक ड्रिल कर चुके हैं और आने वाले 10 और 11 अप्रैल को भी फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं, ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 ही केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, दिल्ली में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। 900 एक्टिव केस हो गए हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर समीक्षा बैठक की गई, किस तरीके की तमाम एहतियात? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो लगातार कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है दोबारा से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं जो स्थिति थी वो भी कंट्रोल की गई थी, मगर अब दोबारा से कहीं ना कहीं वायरस जो है, जो नया वेरिएंट आया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों से बचाने के लिए दिल्ली सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। तो इसी को लेकर कल समीक्षा बैठक भी की गई, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि मास्क का इस्तेमाल करना होगा। मगर यहाँ पर सख्ती बरतने के लिए अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया। और दूसरा, यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई, जिसके अंदर एक रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति अगर बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर या फिर कहे स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की है, उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन बेडों की बात करें, वेंटिलेटरों की बात करें, या फिर कहे तमाम बेडों की संख्या की बात करें, अस्पतालों के अंदर सुविधाओं की बात करें, वो भी लगातार बढ़ाई जा रही है। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम सुविधाओं को कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की बात की गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर वायरस बढ़ता है, क्योंकि अभी तक 10% से ज्यादा जो है दिल्ली के अंदर वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर इसको कंट्रोल करने के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों के लिए ये भी बताया जा रहा है कि अभी स्थिति कंट्रोल में, मगर अगर लोग बात सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति जो है वो कंट्रोल में होती नजर आएगी और आंकड़ा जो है वो 10% से नीचे देखने को मिलेगा। मगर अभी जो 10% से ऊपर के करीब आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो पिछले 26 मार्च को भी कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल की गई थी और आने वाले 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को भी दिल्ली के अंदर मॉक ड्रिल की जाएगी। और लगातार यह प्रयास किया जाएगा कि आंकड़ों को कहीं ना कहीं कोरोना के वायरस के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक मास्क के लिए राज्यों को कहीं ना कहीं
सख्ती बरतने के लिए नहीं कहा गया है, मगर अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सख्ती बरतती हुई नजर आएगी। जी राजीव, जिस तरीके से कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर को देश देख चुका है और इन लहरों से कुछ एहतियात के तौर पर कदम भी उठाए गए लहरों में, और यहां से अब सबक भी लेने की जरूरत है। कई ऐसी कमियां रखी जिनको सीख कर एक बार फिर से जो चौथी लहर आ रही है, इस पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर बात करें पुरानी लहरों की, यानी कि पहली लहर की बात करें, दूसरी लहर की बात करें, तीसरी लहर की बात करें, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही थी बेशक, मगर उन कमियों को दूर भी किया गया था। पहले जब दूसरी लहर आई थी तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो तो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजनों की कमी पड़ती नजर आई, वेंटिलेटर बेडों की कमी पड़ती नजर आई। मगर वो सारी सुविधाएं जो है वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के सहयोग से दूर कर ली गई है। तमाम अस्पतालों की बात करें, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं, लगातार ऑक्सीजन टैंकरों की संख्या भी बढ़ाई गई है और लगातार बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगातार बेडों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। वेंटिलेटर की बेडों की बात की जा रही है, ऑक्सीजन बेडों की बात करें, तमाम सुविधाएं जो है वो अस्पतालों के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है। मगर लगातार जनता का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि हर बार वायरस को हराने के लिए जनता का सहयोग मिला है और जनता ने सहयोग दिया भी है, मास्क को लेकर भी और जहां तक कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी। मगर कहीं ना कहीं जो अब नया वेरिएंट आया है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो वाकई में ही कहीं ना कहीं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक डर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कि लोग बाग जो है वो अपने आप ही मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लोगों को मास्क के लिए बोला जा रहा है, और बाजारों के अंदर जो अभी तक भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्रे भी अभी खत्म हुए तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लगातार बाजारों के अंदर भीड़ थी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी लगातार मार्शलों का इस्तेमाल किया गया, जहां तक कि जो सिविल डिफेंस के जवान थे उनको भी लगाया गया। मगर कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो फिर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो चिंतित है और लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं आदेश दिए गए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से हो या फिर सिविल डिफेंस के माध्यम से हो, या फिर लोगों को जागरूक करने की बात की गई हो। लगातार व्यापारियों को भी कहा जा रहा है कि अब उनके पास जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए सलाह दी जाए, ताकि वायरस को जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। मगर अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो शायद दिल्ली के अंदर या फिर क्या है दिल्ली के बाजारों के अंदर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहीं ना कहीं सख्ती जरूर बरत सकती है। जी राजीव, जिस तरीके से अब ये कहा गया है कि मास्क जो है वो लगाना अभी अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर अगर देखा जाए तो अब जो तमाम गाइडलाइंस कोरोना की थी जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल करना शुरू करना होगा, क्योंकि अगर अभी से तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपर कह सकते हैं कि डिस्टेंस बनाकर रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइजिंग अभी से की जाने लगे, तो इस लहर पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हर बार जो जनता ने कहीं ना कहीं सहयोग दिया और मास्क का इस्तेमाल किया, और अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि दिल्ली सरकार जो है वो अभी सख्ती नहीं बरत रही है, मगर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मगर लोग बाग जो है वो अपने आप ही इससे वायरस का जो नया खतरा देखने को मिल रहा है उसको लेकर लोग जो है वो अपने आप जागरूक होते नजर आ रहे हैं। काफी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बाग जो है वो कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मगर जो जागरूक लोग हैं जो समझते हैं कि हाँ वायरस को कहीं ना कहीं हराना है या फिर अपने आप को सेव करना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, ताकि अपने परिवार को भी कहीं ना कहीं वो सेव करते हुए नजर आए। और यही चीज हम एएनबी के माध्यम से भी कहेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने आप को जागरूक करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि अपने परिवार तक को भी वो सेव कर सके। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार भी वही चीज कह रही है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अगर नहीं स्थिति कंट्रोल में आती है तो कहीं ना कहीं फिर दिल्ली सरकार को मजबूरन सख्ती बरतनी होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी दिक्कत आ सकती है, लोगों को भी दिक्कतें आ सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं पहले से ही जागरूक होना जरूरी है। जी राजीव, जिस तरीके से तमाम बातें अभी देखी जा रही है कोरोना की तैयारियों को लेकर, इस समीक्षा बैठक जो हुई इसमें किस तरीके के निर्देश अधिकारियों के लिए दिए गए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी तरफ से समीक्षा बैठक जरूर कल की गई थी। उसके अंदर भी एक रणनीति बनाई गई तमाम अधिकारियों के साथ, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य अधिकारी हो, या फिर अस्पताल के बड़े जैसे मेडिकल डॉक्टर हो, या फिर तमाम जो अधिकारी हो, उनके सबके साथ एक अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक जरूर की थी, जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही थी तमाम अस्पतालों के अंदर सुविधाएं जो है वो किस तरीके की है, दूसरा ऑक्सीजन किस तरीके से मिल पा रही है, दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से नॉर्मल खांसी जुकाम के लिए भी अस्पतालों के अंदर लोग जो आ रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिकों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, ताकि दवाई जो है या फिर क्या है छोटी मोटी जो बीमारी है
वो उसको लेकर मरीज जो है वो बड़े अस्पतालों में ना आए, ताकि तो उनके जो इलाज है वो छोटे क्लिनिकों के अंदर या फिर कहें मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से ही उनका इलाज किया जा सके, ताकि बाजार अस्पतालों के अंदर भीड़ कंट्रोल हो सके। दूसरा, यहाँ पर बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापारियों को भी संदेश दिया जा रहा है, ताकि व्यापारी जो है उनके पास जो भी कस्टमर आ रहा है, जो भी ग्राहक आता है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं मास्क का इंतजाम किया जाए। अगर मास्क नहीं है तो उनको मास्क दिया जाए, ताकि वायरस जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे जरूर दिल्ली सरकार की चिंताएं बनती नजर आ रही है। मगर अब देखना होगा कि व्यापारी और व्यापारी के साथ साथ जो आम जनता है वो कितना इस कह सकते हैं दिल्ली सरकार के साथ सहयोग करेगी, और कितना वायरस को हराने के लिए अभी से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर या फिर कहे हाथ धोने की जो प्रक्रिया है वो बार बार अपनानी होगी, ताकि नए वायरस से कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार को बचाया जा सके। जी, आज के अगर आंकड़ों की बात करें तो इस समय दिल्ली की स्थिति क्या है कोरोना केस को लेकर? देखिए, आज की बात करें तो लगभग कह सकते हैं जहां आंकड़े जो है वो बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर 700-500 के करीब आंकड़े जरूर देखने को मिल रहे थे। आज की बात करें तो आज भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है। दिल्ली की सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो उस पर भी निगाहें बनाई हुई है। सौरभ भारद्वाज की बात करें, वो लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ साथ बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को ये भी जानकारी उनसे सलाह ले रहे हैं कि अभी वायरस, नए वायरस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, पुराने वायरस और नए वायरस में कितना डिफरेंस है, ताकि उसका जो तोड़ है वो किस तरीके का है। दूसरा, लोगों को जागरूक करना किस तरीके से है। तमाम सुविधाएं जो है, तमाम जानकारी जो है वो राजीव, लगातार जनता पहली तक पहुंचाई जा दूसरी रही है। तीसरी लहर जब थी उस समय में देखा गया था कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कुछ बेहतर नहीं थी दिल्ली में। इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो पहली और दूसरी लहर के अंदर सबसे बड़ी कमी देखने को मिली थी वो थी ऑक्सीजन की और बेडों की। बेड संख्या कम थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आ रही थी। मगर आज बात करें तो आज लगातार दिल्ली के अंदर तमाम सुविधाएं जो है वो मौजूद करा लिया। ऑक्सीजन की बात करें तो हर अस्पताल के अंदर लगभग ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाए जा चुके हैं, उसकी शुरुआत भी की जा चुकी है, और ये भी कोशिश की जा रही है हर ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल है या प्राइवेट नर्सिंग होम है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की अगर कमी पड़ती है तो उन तक भी सुविधाएं पहुंचाई जाए। दूसरा, यहाँ पर लगातार मास्क को लेकर जागरूक करने की बात की जा रही है। अस्पतालों के डॉक्टर जो है, हमने एलएनजेपी के डॉक्टर से भी, जो सीनियर डॉक्टर थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि पुराने वायरस की तरह ही इस नए वायरस को भी हराना है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी तो वायरस का खतरा जो है वो और ज्यादा कम होगा। मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरा कम होगा। दूसरा, हाथों को सैनिटाइजर करना होगा, तो हाथों को बार बार धोना होगा, ताकि नए वायरस से बिल्कुल बचाव हो सके। और यही चीज जो है वो अपनानी है, क्योंकि बार बार मौसम बदल रहा है, तो जिसकी वजह से खांसी जुकाम जो है वो बार बार देखने को मिल रहे हैं। अगर फीवर होता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बिल्कुल जानकारी दी जा रही है कि वो अपना चेकअप कराए, ताकि जो वायरस का खतरा है या फिर कहीं जो फीवर है वो जल्दी से जल्द ठीक हो सके। मगर लोगों को कहीं ना कहीं सहयोग करना होगा दिल्ली सरकार के साथ साथ, ताकि वायरस को जो या फिर कहीं नए जो वेरिएंट है उसको हराने के लिए कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके लिए कहीं ना कहीं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, ताकि नए वायरस से निजात मिल सके। जी राजीव, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अब अगर पहली लहरों की बात करें तो डॉक्टर्स की कमी कुछ देखने को मिली थी, क्या इन तैयारियों के मद्देनजर उन्हें पूरा कर लिया गया है? क्योंकि अगर समय पर डॉक्टर्स की कमी रखी तो एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा जो पहले मेडिकल डॉक्टरों की या फिर क्या है मेडिकल स्टाफ की जो कमी थी वो जरूर देखने को मिली थी। मगर उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने मेडिकल स्टाफ को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया, और यहाँ तक कि जो कहते हैं जो ट्रेनिंग डॉक्टर थे उनको भी लेके आया गया। मेडिकल स्टाफ को बढ़ाने के साथ साथ नर्सेज की बात करें, वार्ड बॉय की बात करें, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई। और अब दिल्ली सरकार जो है एक नया कदम उठाने जा रही है, जिसके अंदर जो कहते हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं के जो अधिकारी थे या फिर कहें जो डॉक्टर थे जो कोरोना के अंदर कहते हैं अपनी जान गंवा बैठे, उनके परिवारों को भी कहीं ना कहीं मुआवजा दिया जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनके परिवारों को तक भी कुछ सहायता पहुंचाई जाए। जो मेडिकल स्टाफ के यानी कि 4th क्लास के यानी कि नर्सेज की बात करें, वार्ड बॉय की बात करें, उनकी संख्या के लिए भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि हर तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो पहली और दूसरी लहर के अंदर कमी देखने को मिली थी वही कमी दोबारा से न देखने को मिले, इसीलिए कहीं ना कहीं संख्या जो है वो हर तरीके से बढ़ाई जा रही है, और हर तरीके से ये कोशिश
कोशिश की है। बेडों की संख्या की बात करें, अस्पतालों की बात करें, या फिर कहे अस्पतालों के अंदर वार्डों की बात करें, वो भी बढ़ाए गए हैं। अस्पतालों के अंदर नई बिल्डिंग बनाई गई है ताकि हर तरीके से बेडों की संख्या जो है बढ़ सके। मरीज अगर कितने भी ज्यादा आए तो उनकी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाए। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दोनों ही लगातार कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और इसी को लेकर 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को भी कहीं ना कहीं इसी लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी, और उसके अंदर भी मॉक ड्रिल किया जाएगा ताकि अस्पतालों के अंदर कौन सी चीज की कमी है और किस तरीके से लोगों को बचाना है, ये तमाम जानकारी जो है वो उस मॉक ड्रिल में भी रखी जाएंगी। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लोक भवन में स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम का सभी ब्लॉक में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने बीते 4 वर्ष में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किया है। काफी बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने में सफल भी रही है। इसके बावजूद असर 2022 के सर्वे के अनुसार 7 से 16 साल के 3.5% बच्चों का अभी भी नामांकन नहीं हो सका है। इस सत्र में सरकार इन बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए अभियान के तहत प्रयास करेगी। डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने यह बताया है कि बचे हुए बच्चों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 लाख बच्चों को चिन्हित किया गया है। स्कूल चलो अभियान में आकांक्षात्मक ब्लॉक में मॉडल स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ स्कूल चलो अभियान की शुरुआत एक बार फिर से करने जा रहे हैं, 2023-24 के लिए ये अभियान होगा जिसमें एक बार फिर से स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने की कोशिश की जाएगी। अप्रैल है और 1 अप्रैल से स्कूल का सेशन शुरू होता है, नया सेशन शुरू होता है और इस क्रम में सभी स्कूल कहीं ना कहीं एडमिशन को लेकर स्कूल वो बच्चों को कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं, साथ ही बच्चों को आकर्षित करने का काम करते हैं। तो वही आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम होगा जिसमें एकाज स्तर बेसिक शिक्षा मंत्री समेत सभी अधिकारी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ 8वीं तक के स्टूडेंट को जोड़ने पर जोर देने का काम करेंगे। ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत करेंगे और लोक भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ की ब्लॉक में स्थित है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिक से अधिक नामांकन यानी कह सकते हैं कि एडमिशन कराने को प्रोत्साहित किया जाने के उद्देश्य से ये अभियान की शुरुआत हो रही है। और ये कहा जा सकता है कि बीते साल अप्रैल में सीएम योगी आदित्यनाथ से महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत जिला श्रावस्ती में इस अभियान की शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं लगभग 4 लाख बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें बच्चे जो गरीब होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार सकता है कि प्रदेश में
बीते 4 वर्ष में स्कूल छोड़ बच्चों की संख्या वापस अपने घर ये कह सकते हैं बैठ गए थे, और उसके कहीं ना कहीं सरकार बहुत ही तादाद में बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने में सफल रही है। और कहीं ना कहीं जबकि बात की जाए, ऐसा 2022 सर्वे के अनुसार लगभग 7 से 16 वर्ष की उम्र में लगभग 3.5% बच्चों का नामांकन किया गया, यानी एडमिशन कराया गया था। और इस सत्र में योगी सरकार ने बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास भी किए थे। और ये कहा जा सकता है कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार ने प्रयास किए। 4 लाख बच्चों को आइडेंटिफाई कर चुका है। और ये कहा सकता है जो गृह भूण घरेलू उद्योगों में काम करने और बच्चों को बेटियों को ट्रैक पर जो देखने को मिलता है, तो भीख जैसी तमाम चीजें वहां सामने आती है, उन बच्चों को स्कूल लाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज स्कूल चलो अभियान की एक बार 23-24 के लिए शुरुआत होने जा रही है। और आज तब कार्यक्रम की शुरुआत से पहले संचारी रोग जो कार्यक्रम है उसमें भी कहीं कहीं बच्चों को ये कहा जा सकता है कि बीमारियों से बचाने के लिए, जो संचारी रोग चलते हैं उनसे बचाने के लिए अभियान की भी शुरुआत करेंगे। लेकिन जो बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते, जो बच्चे छोटे छोटे उद्योगों में और उनको कहीं कहीं सरकार ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। और इस अभियान के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा, गांव-गांव, शहर-शहर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, स्कूल से नामांकन कर उनके माँ बाप को प्रोत्साहित किया जाएगा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्यादा शिक्षित करने सकते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है, किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित होगा और किस तरीके से इस अभियान की शुरुआत होगी? क्या बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा? इस पूरे कार्यक्रम में, समारोह में शामिल कौन कौन होगा? देखिए, बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी है और ये कहा जा सकता है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के इसमें कहा है। और इसी के तहत कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ शिक्षिकाएं होंगी, साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री होंगी और तमाम उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक बेसिक शिक्षा स्कूल है वहाँ के टीचर को प्रधानाचार्य भी हो सकते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में प्रोत्साहित करने का काम करेंगे कि किस तरह से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जा सकता है, कैसे शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। और इस अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ मूल मंत्र कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो मूल मंत्र देने का काम करेंगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जाए और बीमारियों से बचाया जाए। जितेंद्र, क्या जिस तरीके से बच्चों को वापस स्कूल लाया जाएगा तो इसका वहन, बच्चों का जो भी खर्चा होता है, क्या उसका वहन सरकार करती है गरीब बच्चों के लिए, ये समझा जाए? कहा जा सकता है कि स्कूल की ड्रेस, जूते, मोजे, किताबें, बैग, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं सरकार वहन करने का काम करती है। और सरकार ने इस प्रक्रिया से शुरू किया था। ड्रेस के पैसे और स्कूल बैग के पैसे और किताबों के पैसे अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करती है। और कहा जा सकता है कि सरकार मुफ्त शिक्षा के तौर पर कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का, शिक्षित करने का लक्ष्य है सरकार का। और पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा होती है। बेसिक शिक्षा स्कूलों में जो टीचर होती है उनकी कहीं ना कहीं भर्ती की जाती है, जो शिक्षित टीचर होती है उनको बेसिक शिक्षा स्कूलों में लाने का प्रयास करती है सरकार। पूर्ण खर्चा जो होता है का वो सरकार वहन करती है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एडीजीपी अर्पित शुक्ला ने जिले में खेले जा रहे आईपीएल मैचों को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 1 अप्रैल से आईपीएल के मैच पीसीए के बिंद्रा स्टेडियम में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसको लेकर किए गए हैं। इन मंचों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस दौरान मैचों की इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। स्टेडियम के अंदर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्टेडियम के पास की जगह का ट्रैफिक प्लान सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया है और इसी के साथ दर्शकों के वाहनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा स्टेडियम के पास रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है तो वो पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकता है, जो हर समय आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आज से शुरुआत हो रही है आईपीएल मैचों की। आज दूसरा जो मैच है आईपीएल का वो मोहाली में होने जा रहा है। इस मैच को लेकर किस तरीके की जानकारी और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात एडीजीपी ने कल कही थी, क्या सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली? जी बिल्कुल, अगर एडीजीपी की बात करें तो एडीजीपी ने जो ये स्पष्ट कर दिया है कि 1500 के करीब जो है जवान जो स्टेडियम के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे और सुरक्षा का पूरा जायजा लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही जो है वो नहीं की जाएगी। जो दर्शक मैच देखने आएंगे, मैच देखने के लिए उनके लिए पहले ही जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और गाड़ियां जो है पार्किंग के लिए अलग जो है सुविधा दी गई है। पार्किंग जो है स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर जो है रखी गई है और लगातार जो देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के मद्देनजर जो है लगाए गए हैं। एंट्री पॉइंट पर भी जो है स्टेडियम की सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाहर भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो लगातार सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी कोताही जो है वो नहीं की जाएगी। और आज जो है 3:30 बजे मैच जो शुरू होना है, जो 7:30 बजे तक जो है चलता हुआ दूर तक रहेगा। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो बारिश का भी कहीं ना कहीं अनुमान है। कल भी बारिश हुई मोहाली में भी और पूरे पंजाब में। ऐसे में क्या मैच को लेकर पिच के गीले होने की संभावना है? किस तरीके की स्थिति इस समय मैदान पर बनी है? बहुत नमी तो जरूर मैदान में होगी क्योंकि कल सारा दिन जो है बारिश हुई है। हालांकि पिच को है जो पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। पिच के ऊपर जो है एक मैट होता है जो बिछा दिया जाता है ताकि जो पिच है वो गिरी ना हो। पर कहीं ना कहीं जो बाकी का मैदान है वो जो गीला है वो उसके लिए जो स्टेडियम के प्रशासन की तरफ से जो है उसको सुखाने की कार्रवाई जो है चल रही है। हालांकि आज भी जो मौसम है वो जरूर बारिश का है, पर कहीं ना कहीं मैच पर बादल तो मंडराते हुए दूर दिख रहे हैं। जी, एडीजीपी ने खुद कहा कि इन पूरे मैचों की सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी की जाएगी। सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। इन सीसीटीवी को हैंडल कौन कर रहा है और अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उस पर कार्रवाई किस तरीके की जाएगी, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे जो लगा दिए गए हैं। हालांकि पुलिस के कंट्रोल के में वो सीसीटीवी कैमरे रहेंगे और चप्पे चप्पे पर कैमरे भी लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं और लगातार अगर कोई भी अनसुखावी घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वहां पर तैनात है और अच्छी तरह से कार्रवाई करती हुई आज नजर आएगी। अभी अगर संदीप बात की जाए तो पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। क्या ये जानकारी दी गई है कि स्टेडियम के आसपास कितने पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और आने वाले समय में और भी मैच है, किस तरीके से तमाम लोगों की सुरक्षा और टीम की सुरक्षा बाकायदा किस तरीके से की जाएगी? बिल्कुल, टीम की सुरक्षा के लिए देखिए जो है 2 बसें लगाई जाती है जो उनको स्टेडियम से लेकर आती है। उसके सामने उसके आगे जो है स्पोर्ट चलती हुई नजर आती है और उसके पीछे जो है स्पोर्ट चलती हुई नजर आती है। इसके चलते टीम को तो सुरक्षा में पूरा लेकर ही आते हैं और साथ के साथ जो बाहर की सुरक्षा है वो 1500 मुलाजिम जो है पुलिस की तरफ से लगा दिए गए हैं। तो जो है स्टेडियम के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे और पार्किंग में भी जो है जवान लगाए गए हैं कि पार्किंग में भी कोई ऐसी गतिविधि ना हो। जी, ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। स्कूलों की अब नई टाइमिंग जारी हुई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खुलने का समय अब सुबह 8 बजे होगा और दोपहर 2 बजे छुट्टी का समय होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बदली हुई टाइमिंग 1 अप्रैल 2023 यानी आज से लागू होगी और 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खुलने का समय 1 नवंबर से बदला था।
सर्दी के चलते स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक स्कूलों के समय में तब्दीली कर दी गई है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और ये बदलाव लगभग 1 घंटे का है। सर्दियों के समय में स्कूल का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया था, लेकिन अब स्कूल के समय को थोड़ा पहले करते हुए सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का ये समय जो है वो कर दिया गया है। आज से ये जो निर्देश है वो लागू हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, छात्रों का जो स्कूल है वो आज 1 घंटा पहले लगा, किस तरीके की जानकारी? बिल्कुल, अगर पंजाब की और चंडीगढ़ की बात की जाए, जिस तरह पहले जो समय था 8:30 बजे का था, तो अब जो है वो समय जो है चेंज कर दिया है। 8 बजे का जो है समय कर दिया और 2 बजे जो है छुट्टी हुई करेगी। यहीं अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी जो है ये चेंज कर दिया गया है। ये अक्सर जो है 1 अप्रैल में जो है से लेके और 31 अक्टूबर तक जो है ये समय जो ऐसे रहता है। जिस तरह ही फिर सर्दियां आती हैं तो उस समय जो है ये फिर से जो है टाइम जो है चेंज कर दिया जाता है। कल हमारी जो है चंडीगढ़ के जो बीडीओ हैं उनसे भी इस पूरे मामले पे जो है बात हुई, उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल की टाइमिंग जो है चेंज कर दी गई है। वहीं टीचर्स की बात करी जाए, टीचिंग स्टाफ की बात की जाए तो उनका जो समय है 7:45 से लेके और अब जो है 2:10 तक जो है कर दिया गया है। अमित, अगर बात करें तो क्योंकि गर्मियों का सीजन अब आ गया है और गर्मियों के लिए स्कूलों का समय जो है वो जल्दी किया गया है, ऐसे में तमाम तरह के जो स्कूल है, चाहे वो सरकारी हो, सहायता मान्यता प्राप्त हो, जितने भी प्रकार के स्कूल है, उनको भी गर्मियों के लिए कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब समय में बदलाव कर दिया गया है, तो क्या जो स्कूल में है गर्मियों के लिए पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, क्या कुछ ऐसा किया गया? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पे भी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने यही बताया कि जिस तरह गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने टाइमिंग में बदलाव किया है। वहीं जिस तरह गर्मियों में अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए जो है ठंडे पानी की जो व्यवस्था वो वहाँ पर की गई है। जो वाटर कूलर्स थे उनकी दोबारा से सर्विस जो है वो करवाई गई है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा पानी का वरतो जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए एक प्रक्रिया है कि अप्रैल के महीने के बाद जो है दोबारा से सारी उनकी सर्विस होती है और पानी का जो व्यवस्था है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। पानी के साथ साथ सफाई व्यवस्था का भी ध्यान जो है वो रखना होगा, क्योंकि बारिश का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में मच्छर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके लिए स्कूल प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, स्कूल प्रशासन ने इस पूरे मामले पर बताया कि हमने जो है सफाई कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता का जो है पूरा ध्यान जो है रखा जाए, क्योंकि गर्मियों में देखा जाए तो जिस तरह से मच्छर मक्खियों का जो है दौर जो है शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो है स्कूल प्रशासन ने जो है इस पर भी जो है सख्ती से जो है जो सफाई कर्मचारी है उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि अब जो है सफाई का जो है पूरा जो है ध्यान जो है वहाँ पर रखा जाए। गर्मियों के लिए और अपने आसपास की सफाई के लिए बच्चों को किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, बच्चों को भी यही समझाया गया है कि गर्मियां आगे शुरू हो गई हैं, जो कूड़ा कर्ज होता है उसको डस्टबिन में जो है डाला जाए और सफाई का जो है अक्सर जो है ध्यान पहले भी स्कूल प्रशासन रखता था और अभी उनको यही कहा गया है कि जो सफाई जो है स्वच्छता जो है वो आपको अपने एरिया में जो है इसको जो आपकी क्लासरूम है उसमें आपको रखनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर लगाम लगाने में विफल रहने पर नपुंसक बताने वाली टिप्पणी के एक दिन बाद राज्य में कांग्रेस ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग कर दी है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शिंदे सरकार ने पिछले 9 महीनों में महाराष्ट्र की छवि को बड़ा झटका दिया है। कुछ संगठनों के भड़काऊ भाषणों के कारण सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अब शीर्ष अदालत ने भी राज्य सरकार को नपुंसक और शक्तिहीन कहकर अपना गुस्सा व्यक्त किया है, क्योंकि ये तुरंत कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने पूछा कि अगर ये चुप रहती है तो हमारे पास राज्य क्यों है। नाना पटोले ने कहा कि ये सीएम शिंदे उप मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार का बड़ा तमाचा है और उन्होंने सत्ता में बने रहने का अधिकार अब खो दिया है। उनकी निष्क्रियता के कारण धार्मिक विवाद हाथ से निकल रहे हैं। उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और महाराष्ट्र सरकार पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए शक्तिहीन सरकार और नपुंसक जो है वो करार दिया था महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ऐसे में अब इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है राज्य में और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है, नाराजगी अपनी व्यक्त की है, ऐसे में अब जो महाराष्ट्र की सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस जिसमें उप मुख्यमंत्री है, उन दोनों ने ही पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद है। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक टिप्पणी की है और इस टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में सांप्रदायिक भावना बिगाड़ने और सांप्रदायिक भाषण को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, दंगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यह नपुंसकता को दर्शाता है। ऐसे में क्या सरकार नपुंसक हो गई है, कार्रवाई नहीं कर रही है, लिहाजा इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में लगातार सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार और एकनाथ शिंदे की सरकार आखिर क्या कर रही है, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र का सौहार्द बिगड़ता जा रहा है। बड़बोलेपन का जिस तरह से लगातार लोग भाषण दे रहे हैं, लोग विवादित बयान दे रहे हैं, उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। जी, बात सिर्फ विवादित बयान की ही नहीं है। जिस तरीके से सत्यप्रकाश कल भी पूरे महाराष्ट्र में हिंसा भड़की रामनवमी के एक दिन बाद, उसको लेकर भी यहाँ पर कह सकते हैं कि टिप्पणी जो है ये कांग्रेस कर रही है। साथ ही साथ बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि आप जब सरकार में आए थे तो तब आपने ये कहा था कि हम सरकार को बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। महाविकास अघाड़ी सरकार ढंग से नहीं चल रही थी, लिहाजा एकनाथ शिंदे की सरकार आई, हिंदुत्व को लेकर उन्होंने तमाम एजेंडे तैयार किए। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे की सरकार आई है तब से नेताओं का बड़बोलापन देखा जा रहा है कि लगातार बयानबाजी हो रही है। जिस तरह से देखा गया कि संभाजीनगर में जो है दंगे भड़काए गए, उनके साथ वहां मारपीट की गई। उसके बाद कल मालवनी में रामनवमी के मौके पर देखा गया कि मारपीट हुई है, जिसमें करीब 21 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुर्ला इलाके में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई। ऐसे में कांग्रेस का यह सवाल है, खासकर कांग्रेस नेता नाना पटोले का यह सवाल है कि जब सरकार नपुंसक हो गई है, जब सरकार किसी भी इस तरह के विवादित मामलों पर कार्रवाई नहीं कर सकती, तो सरकार को
रहने का अधिकार नहीं है। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले में अपनी सफाई दे, अन्यथा सरकार छोड़कर इस पूरे मामले को जो है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जो है कहीं न कहीं साबित करे। सत्यप्रकाश, क्या सिर्फ कांग्रेस मुखर है या फिर एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट जो है वो भी इस पर मुखर हो रहे हैं? कारण ये है कि जो महाविकास अघाड़ी था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। जब सावरकर पर कांग्रेस की ओर से बयान आया उसमें देखा गया कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो है वो भी और पवार भी राहुल गांधी की मीटिंग में, खड़गे की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। तो अब यहाँ पर भी टूट की कगार पर है ये पूरा महागठबंधन। अब क्या सभी मुखर है, सभी पार्टियां, या कांग्रेस इस पर मुखर है? बिल्कुल, देखिए समय समय पर सभी पार्टियां मुखर हो जाती हैं, क्योंकि संजय राउत का पिछले दिनों जो बयान आया कि अगर हम सब एकमत होकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना मुश्किल होगा। अब ऐसे में शरद पवार ने भी जो दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी उसमें कहा था कि हम सबको एकजुट होकर जो है सत्ता पक्षधारियों का मुकाबला करना होगा, और खासकर उन्होंने चुनाव को लेकर सवाल खड़ा किया था कि जो ईवीएम पर चुनाव होता है वह लड़ा नहीं जाएगा और हमको जो है बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ना है, इसके लिए हम सबको एकमत होना पड़ेगा, जिसमें सभी दलों के नेता जो है मौजूद रहे। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे का भी बयान इस वक्त आया जब राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि वीर सावरकर को लेकर महाराष्ट्र में किसी तरह का बयान बख्शा नहीं जाएगा और किसी तरह का कोई जो है असंतोष छोड़ा नहीं जाएगा, इसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ने अपना सवाल खड़ा किया था। लेकिन चुनावी रणनीति जब आती है तो सभी एकमत होते हैं, लेकिन किसी खास मुद्दे को लेकर एकमत नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, सभी दल एकमत हुए हैं और लगातार यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्तमान सरकार को नपुंसक और इस तरह की बातें कही है तो जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि सरकार आखिर कैसे चल रही है और किसके दम पे चल रही है। जिस तरीके से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में और हिंसा भड़की, इस पर शिंदे सरकार की कार्रवाई क्या है? क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी ना देनी पड़ती। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद हालांकि एकनाथ शिंदे सरकार हरकत में जरूर आई है, लेकिन जो कार्रवाई है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई है उनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। तो ऐसे में अगर सरकार सख्त होती है तो उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर भी यह गाज गिरती है। लिहाजा सरकार को सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए पूरे मामले को रफा दफा करना होगा और सरकार वही कर रही है, क्योंकि जिस तरह से मालवनी में देखा गया कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी में कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है। ऐसे में अगर सरकार शक्ति दिखाती है तो सरकार को भी कहीं न कहीं मुंह के बल गिरना पड़ेगा। लिहाजा सरकार पूरे मामले को जो है बड़ी आसान तरीके और सॉफ्ट कॉर्नर रखकर जो है निपटाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस और पूरा विपक्ष शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर शिंदे सरकार की ओर से किस तरीके की जवाब की तैयारी की गई है? देखिए, शिंदे सरकार में बने डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का यह बयान है कि सत्ताधारी जो काम कर रही है वो अपने तरीके से काम कर रही है। जो बिगाड़ा हुआ सिस्टम है उसे ठीक करने में वक्त लगेगा, लिहाजा हम ठीक करने के समय जो तमाम जानकारियां सामने आ रही है उस पर हमारा शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में सरकार पूरी तरह से हिंदुत्ववादी और हिंदू संगठन को लेकर चलने वाली होगी। इस तरह का बयान जो है एक बार फिर से जो है डिप्यूटी सीएम की तरफ से आया। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी विधायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों की हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांवों का दौरा करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। तो इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता
जल्द ही सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों की हकीकत जानने के लिए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअल रूप से सभी को मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो 2024 को लेकर प्रशिक्षण दे रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों पे कर रही है। कांग्रेस किस तरीके से? कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना। विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची है उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था, तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद क्या स्थिति है, उस पर हम आपसे चर्चा करें। मैं तो आप मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, कभी उन गांवों के दौरे करके वहां से भी तो लोगों का रुझान लीजिए। आखिर जिस गांव को सांसद ने बीजेपी के गोद लिया था, उन गांव की आज स्थिति क्या है, कांग्रेस क्या कर रही है तो पूछ रहे हो। लेकिन उन गांवों को, जिन गांवों को बीजेपी के सांसदों ने गोद लिया था, उनकी क्या स्थिति है, उस पर भी तो कभी कोई रिपोर्ट दिखाइए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की तैयारियां दोनों पार्टियों द्वारा 2024 के लिए की जा रही है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के हालांकि भी 1 साल का समय है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर तैयारी शुरू कर दी। पूरे देश में लगातार अब कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल इस चीज को लेकर बनता जा रहा है। वहीं उत्तराखंड भी छुपा नहीं है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, जिसमें 3 लोकसभा सीट गढ़वाल मंडल से आती है, 2 लोकसभा सीट कुमाऊं मंडल से आती है। इन सभी सीटों में जो कांग्रेस है, जिसके यहाँ सांसदों के द्वारा जो गाँव गोद दिए गए थे, उन गाँव में उस सांसद के द्वारा क्या काम किया गया है, इसकी हकीकत जानने के लिए कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल रही है। सभी उन गाँव में जाने की तैयारी लगातार की जा रही है और जमीनी हकीकत वहाँ पर तलाशी जाएगी और कहीं ना कहीं जनता को समझाने का प्रयास कांग्रेस तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस का पहला उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से अपने संगठन को जो लगातार कहीं ना कहीं बिखरता जा रहा है उसको संभाला जाए और उसके बाद चुनाव की तैयारी लगातार की जाए। वहीं भाजपा की तरफ से यहाँ पर 5 लोकसभा सीट में भाजपा का कब्जा है और उसमें आगे उनका कब्जा रहे, उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही। विधायकों की यहाँ पर प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा इसका वर्चुअल माध्यम से इसका वो ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को अप्रैल फूल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहने वाले भूपेश सरकार चुनावी वर्ष में बेरोजगारी की मजबूरी और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार 4 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता देने की
वादा खिलाफी कर चुनावी वर्ष में वोट बटोरने के लिए 1 अप्रैल से कुछ महीनों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रही है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन शासन की शर्तों के कारण लगभग 50,000 लोग ही भत्ते के पात्र होंगे, जो सरकार की कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रायपुर से जदास मणिपुरी हमारे साथ मौजूद है। जदास, संजय श्रीवास्तव ने जिस तरीके से आज से भूपेश बघेल सरकार जो बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है उसको भद्दा मजाक बेरोजगारों के साथ बताया। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है आज से जो है कांग्रेस ने ऑनलाइन आवेदन मंगाना स्टार्ट कर रहे हैं। जो कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता जो है पिछले दिनों जो विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के युवाओं को साधने की कोशिश की है, और इस साधने की कोशिश में जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रति माह देने की जो घोषणा है वो की गई थी। उसकी जो कार्य योजना है, जो उसके जो आवेदन है आज से लिए जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। इस पर जो है अब छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने एक तरफ से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए, सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह प्रदेश की जो बेरोजगार युवा है, 18 लाख से ऊपर बेरोजगार युवा है, उनको ठगने की कोशिश की जा रही है। चुनावी साल में जो है चुनाव जो है मुश्किल से 7 महीने बचे हैं छत्तीसगढ़ में, और 7 महीने पहले इस तरीके से जो हथकंडा अपना रही है कांग्रेस की सरकार, वो कहीं न कहीं युवाओं को ठगने की कोशिश है। पिछले 4.5 साल में बेरोजगारी जो भत्ता है वो क्यों नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, क्यों बेरोजगारों को छला गया। तो इस तरीके के जो आरोप है और द्वेषपूर्ण जो जिस तरीके से अभी जो घोषणा हुई है उस पर जो है बीजेपी जो हमलावर है, और उन्होंने साफ कहा है कि यह बेरोजगारों को छलने की कोशिश की जा रही है। चुनावी मुद्दा है, यह चुनावी एजेंडा है। जैसे ही सरकार पुनः अगर रिपीट होती है तो ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि फिर से इस बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया जाएगा। तो बीजेपी ने भी इस पर हमला बोलते हुए सीधे कहा है कि यह जो है सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, बेरोजगारों से उनकी कोई मतलब नहीं है। ये देखा जाए विधानसभा सत्र में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह भी कहा था कि 50,000 बेरोजगार हैं। इस तरीके के जो आंकड़े पेश किए गए थे उस पर राजनीतिक घमासान छिड़ गई है। जी ठीक है जदास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, KN श्रीवास्तव, पीताम्बर लाल गुप्ता, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री के अलावा श्राइन बोर्ड के सदस्यों ने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए। बैठक में सुचारू और परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे कार्यों और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा भी की गई। अमरनाथ यात्रा 2023 के विभिन्न पहलुओं पर बोर्ड को जानकारी दी गई है, जिसमें यात्रा के लिए पंजीकरण, हेलीकॉप्टर सेवाएं का प्रावधान, सेवा प्रदाता यात्रा शिविर, लंगर शामिल हैं। पुलिस और सेना के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से श्राइन बोर्ड की बैठक हुई है अमरनाथ यात्रा को लेकर, किस तरीके की जानकारी? जी देखिए, अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसको लेकर पहले से जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से रखी जाएं, क्योंकि बीते साल की अगर बात करें तो बीते साल जो फ्लड आया था जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और करीब 55 लोग जो हैं उसमें घायल भी हुए थे, और उन सब चीजों को लेकर एक मंथन किया गया कि किस प्रकार से यात्रा को सुचारू रूप से और नुकसान ना हो, किसी का भी किसी की जान ना जाए, और इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग जो है वो की गई। क्योंकि जिस जगह पर स्ट्रक्चर बनाए गए थे
वो फ्लड जोन एरिया पड़ता है और इसी वजह से अब ये फैसला लिया गया है कि उन फ्लड जोन इलाके में जो है कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो तैयार नहीं किया जाएगा। वहीं रास्ता जो है, जो बाबा अमरनाथ बर्फानी का जो रास्ता है उसको किस प्रकार से साफ रखा जाए और खास करके जिस प्रकार से आतंकवाद का एक डर रहता है यात्रा के ऊपर, उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसको लेकर भी बातचीत जो है वो की गई खुद। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।